हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, जैसा कि मैं प्रीवियस क्लासेस में बेसिक अकाउंटिंग टर्म आपको पढ़ा रहा था, तो आज भी हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म भी ही पढ़ेंगे। आज हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म का सेकेंड लेक्चर है और आज बहुत सारे नए नए टर्म आपको बताएंगे। उस टर्म का मीनिंग क्या है, कहाँ कहाँ यूज होगा, बहुत अच्छे अच्छे टर्म आज आपको हम समझाएंगे। ठीक है, इससे पहले जो भी बच्चे आज के क्लास में नए हैं, मैं पहले उनको अपने बारे में बता दूं कि माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम BHU मेन कैंपस, B.Ed क्वालिफाइड हूँ। और बच्चे, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ। 10th और 12th में स्कूल टॉपर था, 95% मार्क्स थे हमारे। और अब तक कॉमर्स मैं पिछले 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। कॉमर्स में करीब 5000 बच्चे को मैंने पढ़ाया है। उनमें से 800 से अधिक बच्चे BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए हैं। अगर आप भी BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, या CUET क्रैक करना चाहते हैं, या CA बनना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। 2 साल आप हमारे साथ 11th और 12th की पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आपका हर सपना कॉमर्स का पूरा होगा, बशर्ते आप में रेगुलरिटी रहनी चाहिए। यदि आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वाराणसी में, लंका पे है, लंका थाना के बगल में। और हमारा ऑनलाइन सेंटर के लिए आप जो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब सब्सक्रिप्शन है और प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर का ऐप है, ऐप डाउनलोड करिए। आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ऐप से परचेज कर सकते हैं, और फ्री लेक्चर चाहिए तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आज कुछ नए नए टर्म आपसे डिस्कस करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहला टर्म आज का है बच्चे, डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में हम लोग छूट कहते हैं। डिस्काउंट को हिंदी में छूट कहते हैं। हम जितने भी इंडिविजुअल हैं, हर किसी को डिस्काउंट चाहिए। ऐसा कोई पर्सन नहीं होता है जिसको डिस्काउंट नहीं चाहिए। डिस्काउंट हर किसी को चाहिए। बच्चे कोचिंग आते हैं तो मैं जो भी फीस देता हूँ, तो बच्चे या पेरेंट्स कहते हैं सर कुछ और डिस्काउंट हो सकता है। मतलब ये डिस्काउंट एक ऐसा टर्म ही है जिसकी नीड हर किसी को है। हम सब्जी खरीदने जाते हैं, वहां भी कहते हैं भैया कुछ डिस्काउंट कर दीजिए, है ना। कुछ भी खरीदो डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट एक कॉमन चीज है, ठीक ना। देखिए, डिस्काउंट को बच्चे हिंदी में हम लोग छूट कहते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? इट इज एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स टू द बायर ऑफ द गुड्स। डिस्काउंट एक ऐसा अलाउंस होता है जो सेलर है वो बायर को प्रोवाइड करता है। डिस्काउंट इज एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स टू द बायर ऑफ द गुड्स। डिस्काउंट एक ऐसा अलाउंस है जो सेलर बायर को प्रोवाइड करता है। इट इज 2 टाइप्स। बच्चे, डिस्काउंट जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर प्रोम्प्ट पेमेंट। कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर प्रोम्प्ट पेमेंट, जल्दी पैसा मिल जाए, इसके लिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं। जैसे किसी भी डेटर्स के यहाँ पैसा बाकी है, तो हम सोचते हैं मेरा पैसा जल्दी मिल जाए, इसके लिए हम कौन सा डिस्काउंट देंगे? कैश डिस्काउंट। इट इज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। कैश डिस्काउंट को हम लोग बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट 2 तरीके का होता है, एक डिस्काउंट अलाउड और दूसरा डिस्काउंट रिसीव। अगर मैं अपने कस्टमर को छूट देता हूं प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, तो उसे डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे, और मुझे मेरा क्रेडिटर्स छूट देता है प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, उसे डिस्काउंट रिसीव्ड कहेंगे। मतलब हमने किसी को छूट दिया, दैट इज डिस्काउंट अलाउड, और हमें किसी ने छूट दिया, दैट इज डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, और डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए इनकम है। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए
एक्सपेंसेस है और डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए इनकम है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन फॉर बल्क सेलिंग। बच्चे ट्रेड डिस्काउंट हम लोग क्यों देते हैं? बल्क सेलिंग के लिए, अधिक से अधिक सेल हो इसके लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। कैश डिस्काउंट देते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए और ट्रेड डिस्काउंट देते हैं बल्क सेलिंग के लिए। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब सुनिए, जब भी किसी क्वेश्चन में दोनों डिस्काउंट रहे, ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज कैश डिस्काउंट, तो पहले हम देंगे ट्रेड डिस्काउंट, पहले ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करेंगे, देन कैश डिस्काउंट। ठीक है ना, प्रायोरिटी नंबर ये रहेगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट देन कैश डिस्काउंट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि एग्जांपल तौर पे समझो, जैसे मान लीजिए कि कोई गुड्स जिसका कॉस्ट 20,000 है, लिस्ट प्राइस, ठीक ना। अगर आप ये गुड्स परचेज करते हो तो इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 5% कैश डिस्काउंट है। तो सवाल ऐसा कैसे अप्लाई होगा? तो जैसे 20,000 गुड्स है ना, 10% टीडी है, तो पहले इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा 10%, तो इसका 10% कितना हो गया? 2,000। अब आया 18,000। अब कैश डिस्काउंट इस फिगर पे अप्लाई होगा, जो भी परसेंटेज हो कैश डिस्काउंट का, यहाँ पे 5% हमने बोला है, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% और कैश डिस्काउंट 5%। इस फिगर पे 5% 900 रुपीज, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? 17,100। समझ में आ गया ना बच्चे कि अगर गुड्स के प्राइस में से पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, चाहे हम परचेज कर रहे हो चाहे सेल कर रहे हो, देन आफ्टर दैट कैश डिस्काउंट। ठीक ना, तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है। बिजनेस के बुक्स में जो ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होगी वो आफ्टर टीडी जो फिगर आया है यहां से। ठीक ना, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे कि अगर हम किसी को दे रहे हैं, अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो हो गया डिस्काउंट अलाउड, हमें कोई दे रहा है तो वो हो गया डिस्काउंट रिसिप्ट। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे बट ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक बच्चे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट देते हैं बल्क सेलिंग के लिए, अधिक से अधिक सेल हो इसके लिए, और कैश डिस्काउंट देते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टर्म बच्चे आपका है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? देखिए, असेट्स, असेट्स को बच्चे हम लोग संपत्ति कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि आप पूछते हो ना कि सर कोचिंग में असेट्स में क्या क्या है, असेट्स तो हम बोलेंगे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारा असेट्स है। मतलब ऐसा कोई भी थिंग्स जिसको आपने परचेज किया है, जिस पे आपका ओनरशिप है, जो आप लंबे टाइम तक यूज करोगे, वो आपके लिए असेट्स है। जैसे ये डिजिटल बोर्ड हमने परचेज किया है लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म यूज, तो ये हमारा एसेट्स है। फर्नीचर, कोचिंग में एसी लगा है, एसी, ये सब क्या है? एसेट्स है। तो बच्चे कि एसेट्स का मतलब होता है वैल्यूएबल थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच आर एक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट। ऐसे थिंग जिसको हमने एक्वायर किया है मनी के टर्म में मेजर करके, उसे असेट्स कहते हैं। तो देखिए, असेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेस। एसेट्स ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं ओन्ड बाय द बिजनेस, जिस पे ओनरशिप बिजनेस का है, विच आर एक्वायर्ड, जिसको हमने एक्वायर किया है, एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, मनी के टर्म में मेजर करके। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया। प्लांट डज नॉट मीन्स पेड़ पौधा, बड़े बड़े मशीनों को प्लांट कहते हैं। ठीक ना, तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब बिजनेस के लिए क्या है बच्चे? असेट्स है। तो आई होप एसेट्स का मीनिंग क्लियर हो गया कि एसेट्स ऐसा वैल्यूएबल रिसोर्स होता है जिसको बिजनेस ने एक्वायर किया है मनी पे करके, उसे असेट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेट्स।
एसेट्स कितने तरह के होते हैं? तो एसेट्स का एक है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हमने परचेज किया है लॉन्ग टर्म यूज, नॉट फॉर सेल, लॉन्ग टर्म यूज। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या है? नॉन करंट एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। मतलब कि नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो लंबे टाइम तक चलता है, जिसको हमने परचेज किया है लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए, उसे नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। नॉन करंट एसेट जो होते हैं बच्चे, वो दो तरह का होता है, एक टेंजिबल एसेट्स और दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स। एक टेंजिबल एसेट्स और दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी टच, सीन एंड विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इनटेंजिबल ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, which do not have any physical existence, we can only feel. Example, goodwill, patent, copyright. अभी बताएंगे उसके बारे में डिटेल में। करंट एसेट्स जिसको हम साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सके, उसे लिक्विड एसेट्स कहते हैं। वेस्टिंग एसेट्स जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिसको यूज करने से उसकी क्वांटिटी कम होती है, उसे वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। नॉमिनल एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इन टू कैश, इसे फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। चलिए, तो एसेट्स के ये टाइप्स हैं। नॉन करंट एसेट्स, दैट इज टू टाइप्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, नॉमिनल एसेट्स, इसके बारे में आपको हम डिटेल में बता रहे हैं। चलिए, नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो अभी हमने बताया कि नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर एक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस, जिसको हमने एक्वायर किया है लॉन्ग टर्म यूज के लिए, उसे कहते हैं बच्चे नॉन करंट एसेट्स। इट रेफर्स टू दोज एसेट्स विच It refers to those assets which are held for continued use in the business, जो हमारे पास है continued use के लिए of the business, producing goods or services not for sale। मतलब ऐसे assets जो हमारे बिजनेस में है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको हमने सेल के लिए नहीं खरीदा है, उसे नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। याद रखना बच्चे कि नॉन करंट एसेट्स को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है? नॉन करंट एसेट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक ना। कि नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हमने परचेज किया है लॉन्ग टर्म यूज, जैसे डिजिटल बोर्ड नॉन करंट एसेट्स है, कोचिंग का फर्नीचर नॉन करंट एसेट्स है, कोचिंग का एसी नॉन करंट एसेट्स है, इसको हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, लॉन्ग टर्म यूज, तो इसे फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। इसे फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। ये नॉन करंट एसेट्स दो तरह का होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट दो तरह का होता है। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन एंड विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसे टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। तो डिजिटल बोर्ड, इसको हम टच कर सकते हैं, इट कैन बी सीन, देख सकते हैं, आप भी देख रहे हो। इट हैज ओन फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसे टेंजिबल कहते हैं। ऐसे एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे देखो ये फर्नीचर क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। इट कैन बी सीन, इट कैन बी टच, इट हैज ओन फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो ये क्या हुआ? टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल समझ में आ गया ना? ऐसे एसेट्स जिसको हम टच कर सके, देख सके और जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, उसे टेंजिबल। इनटेंजिबल क्या होता है? तो टेंजिबल क्लियर हो गया। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब क्या है? टेंजिबल है। कंप्यूटर बच्चे आपका टेंजिबल एसेट्स है, कंप्यूटर टेंजिबल एसेट्स है। फर्नीचर टेंजिबल एसेट्स है, ठीक ना, फर्नीचर टेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, विच
कैन नॉट बी टच, जिसको टच नहीं कर सकते हैं, एंड विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसे इनटेंजिबल कहते हैं। एग्जाम्पल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फॉर्मूला, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये क्या है बच्चे? इनटेंजिबल एसेट्स है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। जैसे आप कंप्यूटर तो टच कर सकते हो, बट उसके अंदर का सॉफ्टवेयर टच नहीं कर सकते। खोल के देखोगे ना कंप्यूटर के एक पार्ट तो भी नहीं दिखेगा, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे बॉडी टेंजिबल है, बट अंदर जो सॉफ्टवेयर है जो आत्मा की तरह वर्क कर रहा है वो क्या है? इनटेंजिबल। हालांकि लिखना मत, ये मार्क्स नहीं मिलेगा। बॉडी टेंजिबल, आत्मा इनटेंजिबल, ये लिखना मत। ये लिख सकते हो कंप्यूटर टेंजिबल और उसके सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल, ठीक है ना। कॉपीराइट, बुक के ऑथर के पास कॉपीराइट होता है ना, बिना उनके प्रायर परमिशन के उस बुक का फोटो कॉपी या सेम क्वेश्चन वगैरह कॉपी नहीं कर सकते हैं। मूवी वाले, गाना वाले के पास कॉपीराइट होता है। सुनते होंगे यूट्यूब पे कॉपीराइट आ गया, आप किसी के कंटेंट कॉपी करोगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो कॉपीराइट जिसके पास है कि बिना उसके प्रायर परमिशन कॉपी नहीं कर सकते, वो उनका एसेट्स है, ठीक है, कॉपीराइट। तो ये बता दिए। पेटेंट, जब कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंशन करता है तो वो क्या करवा लेता है? पेटेंट करवा लेता है, बिना हमारे एक पर्टिकुलर पीरियड तक इसका प्रोडक्शन केवल मैं ही करूंगा। तो पेटेंट, जिनके पास पेटेंट है उनके लिए एसेट्स है। कॉपीराइट बता दिए। फॉर्मूला, कि जैसे कोविड के वैक्सीन का जो फॉर्मूला है, कौन सा केमिकल्स किस रेशियो में उसमें यूज होगा, वो फॉर्मूला जिनको पता है उनके लिए वो फॉर्मूला एसेट्स है, किसी को बताते नहीं है, ठीक ना। गुडविल, तो गुडविल तो बहुत अच्छा टर्म है। चलो हम गुडविल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दें कि ये प्यारा सा वर्ड है, कोचिंग का नाम भी गुडविल है। तो देखिए बच्चे, गुडविल जो आया, तो गुडविल जो है बच्चे ये एक इनटेंजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल है। गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। गुडविल क्या होता है? गुडविल मीन्स गुड नेम, फेम, रेपुटेशन अर्नड बाय बिजनेसमैन बाय सेटिस्फाइंग देयर कस्टमर। बिजनेसमैन अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं तो मार्केट में उनका एक इमेज बनता है, उसी को हम बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं उसको? गुडविल, ठीक है। जैसे मान लो कि कोचिंग में हम अच्छा सर्विस दे हर स्टूडेंट को, देते भी हैं, और स्टूडेंट जब आते हैं तो हर एक बच्चे का हम इंडिविजुअल केयर करते हैं, बैकअप क्लास देते हैं, है ना। तो इससे हमारा एक इमेज बनता है, वो अपने दोस्त को बताते हैं, वो उनको बताते हैं, ये चेन चलते रहता है। तो ये हमारे लिए असेट्स है। मार्केट में लोग अपना कैपिटल लगा के अर्न तो करते ही हैं, प्लस अपनी बिहेवियर की वजह से, अच्छे क्वालिटी की वजह से ज़्यादा अर्न करते हैं, लोग ज़्यादा उनके पास आते हैं। इसका मतलब उनका मार्केट में गुडविल है। जैसे यहाँ पे बनारस में मिठाई के दुकान में, दो मिठाई का दुकान जो है बहुत फेमस है, एक क्षीर सागर, एक बंगाल स्वीट्स, है ना। जो बनारस के हैं वो जानते होंगे, जो नहीं है बनारस के वो टेस्ट करके देख सकते हैं कि यहाँ पे मिठाई की दुकान में दो मिठाई का दुकान फेमस है, एक क्षीर सागर, एक बंगाल स्वीट्स। तो क्या वो मिठाई का दुकानदार हमको बोला है या आपको बोला है कि कोई पूछे तो बताना मेरा ही मिठाई फेमस है? नहीं, उसने लंबे टाइम तक अच्छे सर्विस दिया, अच्छी क्वालिटी दिया, तो बिहेवियर बन गया, लोग उनके पास दूर दूर से आते हैं, है ना। तो ये क्या है? गुडविल, उनके नाम बना हुआ है गुडविल। कॉमर्स कोचिंग में बनारस में गुडविल एडुकेयर नंबर 1 कॉमर्स कोचिंग है। तो ये कैसे बना? लंबे टाइम से कोचिंग ने हर एक स्टूडेंट का केयर किया, सर्विसेज दिया, हाफ ईयरली एग्जाम आया तो उनको टाइम पे सिलेबस कवर किया, रिवीजन करवाया, नोट्स दिया, डीपीपी दिया, वर्कशीट दिया, होमवर्क चेक किया। तो जब बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं तो मार्केट में हमारा गुडविल बनता है, ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल क्या होता है बच्चे? गुडविल means good name, fame, reputation earned by businessmen by satisfying their customer। तो इसको गुडविल कहते हैं। गुडविल को हम लोग
ख्याति या प्रसिद्धि भी बोलते हैं, ठीक ना। रेपुटेशन, इमेज, गुडविल मीन्स गुड नेम, फेम, रेपुटेशन, इमेज, इसी को गुडविल कहते हैं, ठीक ना। आगे पढ़ोगे क्लास, जब 12th में जाओगे तो 12th में जाओगे तो उस समय पढ़ोगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं, चैप्टर 2 में पढ़ोगे। किसे पढ़ोगे? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंट्स के चैप्टर 2 में, ठीक है, ये पढ़ोगे। इसके बाद नेचर ऑफ गुडविल पढ़ोगे, नेचर ऑफ गुडविल, और गुडविल का जो नेचर होता है वो होता है रैट, कैट, डॉग और रैबिट। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा, नेचर ऑफ गुडविल के बारे में। रैट, कैट, डॉग और रैबिट, जो नहीं पढ़े उनको लगता होगा क्या लिख दिए हैं, लेकिन इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक टर्म है, लास्ट में नेचर डिस्कस करेंगे, गुडविल का नेचर क्या होता है, ठीक है ना। अभी इतना समझ में आ गया ना कि गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है। हमने नॉन करेंट एसेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल बता दिया, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स क्या होता है? देखो बच्चे, करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जिस एसेट्स को हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे करेंट एसेट्स कहते हैं। करेंट एसेट्स रेफर्स टू दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। बच्चे, जिन एसेट्स को हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे करेंट एसेट्स कहते हैं, ठीक है। करंट एसेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेटिंग और फ्लोटिंग एसेट्स। याद रखना कि करंट एसेट्स को हम लोग सर्कुलेटिंग या फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं। एग्जांपल है करंट एसेट्स का कैश, बैंक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, ये सब करंट एसेट्स के एग्जांपल है, ठीक है। तो बच्चे याद रखना, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जिस एसेट्स को विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेटिंग और फ्लोटिंग एसेट्स, ठीक ना, सर्कुलेटिंग और फ्लोटिंग एसेट्स। नेक्स्ट आपका है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या होता है? देखो, अभी हम जब करंट एसेट्स का डेफिनेशन आपको समझाएं तो मैंने कहा कि जिस एसेट्स को विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे करंट एसेट्स कहते हैं। लेकिन याद रखना, लिक्विड का मतलब यहाँ पे पानी और द्रव्य पदार्थों से नहीं है। लिक्विड का मतलब है एनीथिंग विच इज नियरेस्ट टू द कैश विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो यहाँ पे लिक्विड एसेट्स का मतलब है द एसेट्स विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सके उसे कहते हैं लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सके उसे लिक्विड कहते हैं। करंट एसेट्स में मैंने 1 ईयर का टाइम लिया था, लिक्विड में इमीडिएटली विद इन 2 और 3 मंथ्स, उसे लिक्विड। 2 और 3 मंथ्स लिखना मत, इमीडिएटली वर्ड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो ऐसे एसेट जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सके उसे लिक्विड एसेट्स कहते हैं। अब देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑल करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स, ऑल करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स। बच्चे, जितने करंट एसेट्स है वो सारे करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स है एक्सेप्ट इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स। 3 करंट एसेट्स को छोड़ के जितने भी करंट एसेट्स है वो सारे लिक्विड एसेट्स है। सवाल है सर वो 3 करंट एसेट्स कौन कौन है जिसको छोड़ के? तो एक तो मैंने बताया इन्वेंट्री, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। ये 3 ऐसे करंट एसेट्स हैं जो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि तुरंत आप अपना स्टॉक अपने मन के मुताबिक बेच नहीं पाओगे। प्रीपेड एक्सपेंस, एक बार किसी को पैसा एडवांस दे दो तुरंत वापस नहीं ले पाओगे, और सरकार को एक बार टैक्स एडवांस दे दो तुरंत रिफंड नहीं मिल पाता है, टाइम लगता है।
तो लिक्विड एसेट्स निकालने का फॉर्मूला है कि यदि करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स माइनस कर दें तो वी विल गेट लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स के जितने एग्जांपल है उसमें से 3 करंट एसेट्स के एग्जांपल को हटा दो, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, तो रिमेनिंग करंट एसेट्स इज लिक्विड एसेट्स। या करंट एसेट्स में से इन तीनों को माइनस कर दो, यू विल गेट लिक्विड एसेट्स। नेक्स्ट बच्चे आपका वेस्टिंग एसेट्स। यहां पे वेस्टिंग एसेट्स का मतलब वेस्ट मटेरियल से नहीं है, वेस्टिंग से मतलब किसका है? जैसे देखो बच्चे, जब भी हम कोई एसेट्स यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि यूज करने से उसका वैल्यू कम हो रहा है, मतलब मेरा एसेट्स डेप्रिसिएट कर रहा है। जैसे मान लो कोचिंग का हम फर्नीचर यूज कर रहे हैं, हम क्या आप यूज कर रहे हैं और साथ में हमारा भी यूज हो रहा है, एसी यूज कर रहे हैं, तो यूज करने से उसकी क्वांटिटी कम नहीं हो रही है, बस वैल्यू कम हो रहा है। यूज करने से बस वैल्यू कम हो रहा है, तो कहते हैं मेरा एसेट्स डेप्रिसिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई भी एसेट्स यूज करने से उसका वैल्यू कम होता है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो बच्चे ये वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसको यूज करने से उसकी क्वांटिटी कम होता है, उसे वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। जैसे धरती के अंदर जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, जैसे जैसे आप उसका एक्सट्रैक्शन करोगे, निकालोगे, उसकी क्वांटिटी क्या होगा? कम होगा। तो उस तरह के रिसोर्सेज को वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं, ठीक ना। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑयल, ये सब क्या है आपको? वेस्टिंग एसेट्स। जैसे मान लो कि कोयला निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, ये सब क्या है? वेस्टिंग एसेट्स के एग्जाम्पल है। तो वेस्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स हुज क्वांटिटी डिक्रीजेज, जिसका क्वांटिटी कम होता है व्हेन वी यूज दैट एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स हुज क्वांटिटी डिक्रीजेज व्हेन वी यूज दैट एसेट्स। जैसे हम उस एसेट्स को यूज करते हैं उसकी क्वांटिटी कम होता है, उस तरह के एसेट्स को हम वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? वेस्टिंग एसेट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चे नॉमिनल एसेट्स। एसेट्स के टाइप्स में एक है नॉमिनल एसेट्स। नॉमिनल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इनटू कैश। याद रखना, ऐसे एसेट्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रियलाइज इनटू कैश, उसे हम कहते हैं नॉमिनल एसेट्स। नॉमिनल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इनटू कैश। ऐसे एसेट्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसे नॉमिनल एसेट्स कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। याद रखना कि नॉमिनल एसेट्स को हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे अभी ये एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल दिया गया है ये आपको बुक में लास्ट में जब आप पढ़ते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो उस समय जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसका जो डेबिट बैलेंस होता है उसको नॉमिनल एसेट्स कहते हैं। कुछ देर के लिए आप ये लर्न कर लो कि कोई पूछे तो ये बता देना, बाकी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है जब आप उस समय पढ़ोगे तब। अभी बस याद कर लो कि नॉमिनल एसेट्स को हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसे फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। एग्जांपल है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बच्चे अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक में हम बाद के एडवांस की चीजें डिस्कस नहीं कर सकते अभी, फिर हम टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इतना नोट कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट टर्म आपको के सामने डिस्कस करें। नेक्स्ट है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कि जो भी बच्चे अभी तक YouTube के माध्यम से हमारे सारे लेक्चर्स को देखते हैं और सेशन को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ हम उम्मीद करेंगे कि लाइक कर दें, क्योंकि इससे पहले भी अभी हमने देखा कि पिछला जो मैंने लेक्चर डाला व्यू तो बहुत गया बट जितना एक्सपेक्टेशन था उतना लाइक नहीं आया। मतलब आप लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। आपका लाइक और शेयर से ही हम मोटिवेट हो पाएंगे और आपके लिए कंटेंट अधिक से अधिक बना पाएंगे।
अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में पूछा कीजिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट को रीड करता हूँ, ठीक ना। अपने जितने कॉमर्स के फ्रेंड्स हैं उनको बताओ कि गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th का वीडियो डेली अपलोड होता है, वो प्ले लिस्ट में जाए और वहाँ पे 11th क्लास 24-25 का प्ले लिस्ट में बैच बना हुआ है, डेली लेक्चर देखे डेली, ठीक ना। तो ये अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ठीक ना। और चलिए डिस्कस करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। देखो बच्चे, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट का मतलब होता है पैसे का आना, पैसा आएगा, ठीक ना। तो पैसा जब आ रहा है तो दो तरह के रिसिप्ट होते हैं, एक रिवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। एक रिवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। ऐसा पैसा जो बार बार आए उसे रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आर, रिवेन्यू आर मीन्स रेकरिंग, आर मीन्स रेकरिंग, देखो ये ना, ठीक ना। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है ये रेकरिंग नेचर का होता है, बार बार आते हैं। तो सवाल से होता क्या है, सुनो, ऐसे रिसिप्ट्स, द रिसिप्ट्स विच नीदर इंक्रीज लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स, मतलब ऐसा पैसा जिसके आने से ना बिजनेस में लाइबिलिटी बढ़े और ना ही एसेट्स घटे, उस तरह के रिसिप्ट को रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। जैसे देखो लिखा है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट नीदर लाइबिलिटी इंक्रीज नॉर एसेट्स रिड्यूस। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच नीदर इंक्रीज लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द फर्म। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रेकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू रिसिप्ट बार बार होता है। इट इज सोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साल के अंत में जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो रिवेन्यू रिसिप्ट को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। एग्जांपल है रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब रिवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल है। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स which is recurring in nature and the receipts which neither increase liability nor reduce assets। ऐसे पैसे जिसके आने से ना बिजनेस का लाइबिलिटी बढ़े और ना ही कोई एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट्स घटे, उसे रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा रेंट मिला, तो रेंट मिला, पैसा तो आया लेकिन ना मेरा कोई लाइबिलिटी बढ़ा ना ही कोई एसेट्स घटा, रिवेन्यू रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, और याद रखना सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचना भी आपका रिवेन्यू रिसिप्ट में एग्जांपल में आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी आपका रूटीन वर्क है, रेकरिंग नेचर का है। किसी के मन में आ सकता है ऐसा एसेट्स तो घट रहा है, याद रखना हमने फिक्स एसेट्स से कोरिलेट करना है कि फिक्स एसेट थोड़ी नहीं घट रहा है गुड्स बेचने से, तो गुड्स बेचना भी रिवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? तो जैसे रिवेन्यू वाले में हमने कहा था नीदर इंक्रीज लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स, और कैपिटल वाले में बोलेंगे ईदर इंक्रीज लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। उसमें था नीदर नॉर, इसमें रहेगा ईदर और। तो सुनो, कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच ईदर इंक्रीज लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। ऐसे पैसे जिसके आने से या तो लाइबिलिटी बढ़ जाए, या तो लाइबिलिटी बढ़ जाए या एसेट्स घट जाए, उसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट जो होता है बच्चे, ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, मतलब बार बार ऐसे पैसे नहीं मिलते हैं। इसे कहाँ शो करते हैं? साल के अंत में हम बनाते हैं बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट में शो करते हैं कैपिटल रिसिप्ट को। एग्जांपल है लोन टेकन फ्रॉम बैंक, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। बच्चे हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से जब हम लोन लिए तो पैसा तो आया लेकिन अपना लाइबिलिटी क्या हो गया? बढ़ गया। तो हमने बताया था ना अभी कि विच ईदर इंक्रीज लाइबिलिटी, पैसा तो आया लेकिन लाइबिलिटी बढ़ गया, तो ये हुआ कैपिटल रिसिप्ट। हमने कोई एसेट सेल कर दिया, पैसा तो आया, पैसा तो आया लेकिन एसेट सेल कर दिया, एसेट तो कम हो गया ना, कैपिटल रिसिप्ट। तो लोन लेना कैपिटल रिसिप्ट, एसेट्स बेचना भी कैपिटल रिसिप्ट। अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की, कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? पैसे का खर्च होना। एक्सपेंडिचर मीन्स पैसे का खर्च होना। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में नीदर इंक्रीज असेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटीज, मतलब ऐसा पैसा
ऐसा पैसा जिसके खर्च होने से ना बिजनेस का एसेट्स बढ़े और ना ही लाइबिलिटी घटे। ऐसा पैसा जिसके खर्च होने से ना बिजनेस का एसेट्स बढ़े और ना ही लाइबिलिटी घटे, इसे बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू those expenditure which neither increase assets nor reduce liability। मतलब ऐसा पैसा जिसके खर्च होने से ना बिजनेस में कोई एसेट्स बढ़ा और ना ही लाइबिलिटी घटा, उसे बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी रेकरिंग नेचर का होता है, इसे भी शो करते साल के अंत में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एग्जांपल है इसका रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड एंड परचेज ऑफ गुड्स परचेज करना आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, तो बच्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे ना बिजनेस में कोई एसेट्स बढ़े और ना ही लाइबिलिटी घटे, इसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर का होता है, इसे साल के अंत में हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में शो करते हैं। और एग्जांपल है रेंट पेड, कमीशन पेड। इस रेंट पे करके क्या मेरा कोई एसेट्स बढ़ा? क्या बिल्डिंग मेरा हो गया? नहीं सर। क्या लाइबिलिटी घटा? नहीं सर। तो सर ऐसे खर्चे जिससे ना एसेट्स बढ़े और ना लाइबिलिटी घटे, उसे रिवेन्यू कहेंगे एक्सपेंडिचर में। रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का 2 पॉइंट तो सेम है, ये दोनों वाला, रेकरिंग नेचर और सोन इन ट्रेडिंग पीएल। अब आपको बता दें कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और दोज एक्सपेंडिचर विच इधर इंक्रीज असेट्स, जिससे या तो असेट्स बढ़े और रिड्यूस लाइबिलिटी। मतलब कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे या तो बिजनेस का एसेट्स बढ़े, मतलब पैसा खर्च हुआ लेकिन एसेट्स बढ़ेगा, या लाइबिलिटी घटे, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक ना? ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, मतलब बार बार नहीं होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को शो करते हैं कहाँ पे? बैलेंस शीट में शो करते हैं। और एग्जांपल है रीपेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमने लोन रीपे किया, पैसा तो गया लेकिन लाइबिलिटी कम हो गया। हमने एसेट्स परचेज किया, पैसा तो गया लेकिन एसेट्स बढ़ गया। तो ऐसा खर्चा जिससे या तो बिजनेस की एसेट्स बढ़े या तो लाइबिलिटी घटे, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर शो करेंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये दोनों पॉइंट सेम है। ये दोनों पॉइंट सेम है कि नॉन रेकरिंग नेचर और सोन इन बैलेंस शीट, ये दोनों पॉइंट क्या है? सेम है। नेक्स्ट है बच्चे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सुनो बच्चे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, रिवेन्यू उसका बेनिफिट 1 साल तक मिलता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से अधिक मिलता है, मोर देन 1 ईयर। जैसे मान लो हम रेंट पेड किए, कमीशन पे किए, इंटरेस्ट पे किए, तो ये सब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका बेनिफिट हमें 1 ईयर मिलेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि मशीन परचेज किए, फर्नीचर परचेज किए, इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अप टू 1 ईयर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। अब डेफर्ड रेवेन्यू दोनों का मिक्स्ड फॉर्म, दोनों का एक बीच का माध्यम, मतलब मिक्सचर ऑफ बोथ रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों का फीचर जिसमें मिक्स होगा उसको बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझिएगा, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं, बट द बेनिफिट ऑफ विच
इज डिराइव्ड मोर देन 1 ईयर। ऐसे खर्चे जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं और जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिले उसे बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बच्चे नॉर्मली तो एडवर्टीजमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, हमको कोचिंग का एडवर्टीजमेंट हर साल करना पड़ता है, हम हर साल पोस्टर लगाते हैं, हर साल वॉल पेंटिंग करते हैं, हर साल गूगल, जस्ट डायल, सुलेखा, सारे मीडिया, सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये रेकरिंग नेचर का होता है। बट अगर हम एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दें जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिले उसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो बच्चे को हम बैग और टी शर्ट देते हैं, किस लिए देते हैं? क्या बच्चे नहीं खरीद सकते इसलिए देते हैं? नहीं सर, बच्चे तो अच्छा अच्छा बैग खरीद सकते हैं, तो फिर क्यों देते हैं? एडवर्टीजमेंट के लिए, कि बच्चे लेके आएंगे तो बच्चे 11th में आएंगे तो 11 12 दोनों में उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आखिर हमने एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाया और उसका बेनिफिट हमें 1 साल ज़्यादा मिल रहा है उस तरह के एडवर्टीजमेंट को, तो उसे बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक ना? तो देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं, बट द बेनिफिट्स ऑफ विच इज डिराइव्ड मोर देन 1 ईयर, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिले उसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल है हैप्पी एडवर्टीजमेंट, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू। नेक्स्ट बच्चे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? खर्चा। किसी भी गुड्स को बनाने या बेचने में जो अमाउंट लगता है उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। तो एक्सपेंसेस इट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, बेचने में जो खर्चा लगे उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कोचिंग के लिए एक्सपेंस क्या है? कोचिंग का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टीचर्स पेमेंट, एडवर्टीजमेंट, ये सब कोचिंग के लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस होता है कि अमाउंट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द गुड्स। किसी भी गुड्स को बनाने या बेचने में जो खर्चा लगा उसको एक्सपेंस कहते हैं। एग्जांपल है रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, ऑल दीज आर एक्सपेंस। बनाने या बेचने में जो खर्चा लगे उसको एक्सपेंस कहते हैं। रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है बच्चे? किसी भी गुड्स को बेच के जो पैसा आया उसको रिवेन्यू कहते हैं। जैसे मैंने आपको सर्विस दिया, तो सर्विस देते हैं तो आपसे फी लेते हैं, वो फी जो है मेरा इनकम नहीं है, रिवेन्यू है। रिवेन्यू है, बेच के गुड्स या सर्विस बेच के जो पैसा आया वो रिवेन्यू है। हाँ, उस रिवेन्यू में से एक्सपेंस घटाएंगे और तब अगर रिवेन्यू ज़्यादा होगा तो इनकम होगा। रिवेन्यू मतलब सीधा सामान बेच के जो पैसा आया, दैट इज रिवेन्यू। तो रिवेन्यू में हो गया इट इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को बेच के जो पैसा मिला उसको रिवेन्यू कहते हैं। इनकम। एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। एक्सेस ऑफ रिवेन्यू, जब रिवेन्यू ज्यादा हो, किससे? ओवर द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से, दैट इज कॉल्ड इनकम। जब रिवेन्यू ज्यादा हो एक्सपेंसेस से उसे इनकम कहते हैं। तो इनकम इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। नेक्स्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड प्रॉफिट। देखो बच्चे, याद रखना, इनकम हम हर ट्रांजैक्शन पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट प्रॉफिट हर ट्रांजैक्शन पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ना, प्रॉफिट जब भी कैलकुलेट करेंगे तो एक टाइम पीरियड का होता है, जनरली 1 ईयर। साल के अंत में हम प्रॉफिट करते हैं, साल का मेरा टोटल रिवेन्यू कितना आया, टोटल एक्सपेंस कितना है। तो यदि मेरा टोटल रिवेन्यू मेरे टोटल एक्सपेंस से ज़्यादा है देन प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट में एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू, इनकम में बस रिवेन्यू बोले थे, प्रॉफिट में एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड प्रॉफिट। अगर टोटल रिवेन्यू मेरे टोटल एक्सपेंस से ज़्यादा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, चाहे वो पर मंथ का हो, पर ईयर का हो, उसे प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, जनरली ये 1 ईयर का होता है, एनुअली कैलकुलेट होता है। लाभ, प्रॉफिट का मतलब लाभ।
गेन, गेन देखो यहाँ पे आपने इनकम, रिवेन्यू, प्रॉफिट, गेन, ये सब सिमिलर टर्म है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। गेन क्या होता है? गेन एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो इंसिडेंटल नेचर का होता है, जो कभी कभी होता है, उसको गेन बोलते हैं, ठीक ना। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स बेच के जो प्रॉफिट हुआ, तो क्या फिक्स एसेट्स बेचना मेरा मेन काम है? नहीं, फिक्स एसेट्स बेचना मेरा मेन काम नहीं है। तो फिक्स एसेट्स बेच के जो प्रॉफिट हुआ इसको गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेन। तो इट इज द प्रॉफिट फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल फॉर द बिजनेस। गेन एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो इंसिडेंटल नेचर का होता है। एग्जाम्पल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स हमने मशीन बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, डिजिटल बोर्ड बेच दिया, इससे जो फायदा होगा ये मेरा रूटीन वर्क नहीं है। नॉन रेकरिंग का इनकम जो होता है वो गेन होता है। लॉस, excess of total expense over total revenue during a particular period is called loss। लॉस भी ना बच्चे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैलकुलेट होता है कि अगर साल भर का मेरा टोटल एक्सपेंस ज्यादा है मेरे टोटल रेवेन्यू से तो लॉस होगा, ठीक है। एक बार मैं ना आपको इनकम, गेन, प्रॉफिट, रेवेन्यू इन सबको थोड़ा सा रिकॉल कर दे। देखो, इनकम, रेवेन्यू मतलब गुड्स और सर्विस बेच के जो पैसा आता है वो रेवेन्यू। एक्सपेंसेस, गुड्स और सर्विस को बनाने या बेचने में जो खर्चा लगता है उसको एक्सपेंस। इनकम, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड इनकम। गेन, द प्रॉफिट विच आर इंसिडेंटल इन नेचर। प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। साल भर का टोटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, अगर टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा है तो प्रॉफिट, और एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंस ओवर टोटल रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड लॉस, ठीक है। लॉस और प्रॉफिट एक टाइम पीरियड में कैलकुलेट होता है, जनरली 1 ईयर होता है। अब सुनिए बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे सेशन को रेगुलर देखते हैं और वीडियो पसंद आता है, लेक्चर पसंद आता है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही बेल आइकन प्रेस रहेगा, पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा, चाहे आप कितना भी दूर रहें, नोटिफिकेशन पहले आपको जाएगा। और हाँ, आप ये चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए कि 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स और CUET BCom मतलब पूरे कॉमर्स कोर्सेज के लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल है गुडविल एडुकेयर। और हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है वाराणसी में, लंका पे। ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप वाराणसी में लंका पे हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता है, लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में, मेन रोड पे, ठीक ना। लंका पे आएंगे, रविदास गेट के अंदर घुसेंगे, 100 मीटर बाद लंका थाना, और थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन कोचिंग है। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ मल्टीपल बैचेज चलते हैं 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स के। जो भी बच्चे जुड़ना चाहें प्लीज़ आप विजिट कीजिएगा गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट, बी साइड, लंका थाना, वाराणसी। आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कॉलिंग के माध्यम से, आप हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8676080858 या 7743045542 पे। अगर या गूगल मैप पे आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करें गुडविल एडुकेयर, तो आपको मिल जाएगा गुडविल एडुकेयर का सारा डिटेल्स, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 लेक्चर डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आप सभी लाइक जरूर करना और कमेंट में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।